साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह। आज अपने चैनल पर, हमारा चैनल है रणधीर सिंह बायोटेक। अपने इस चैनल पर कक्षा 10 के लिए जीव विज्ञान एनसीईआरटी पैटर्न से संबंधित कुछ बिंदुओं को लेकर आया हूं। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देना है जिनको, और उनकी पढ़ाई बाधित है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनके लिए अपने YouTube चैनल पर जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों को मैं पूरा एक सीरीज चलाकर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आप घर बैठे पढ़ाई करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी क्रम में आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, और जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके अलावा जो भी आपके मित्र हैं जो 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों, वो उनके तक ये वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया आपका लेक्चर और ये टॉपिक आपको कोई वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान कक्षा 10 का एक सब्जेक्ट है, बहुत ही मेन सब्जेक्ट है विज्ञान, जिसे साइंस के नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। तो एक मेन सब्जेक्ट है, साइंस है। साइंस मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं 10वीं में। तो साइंस में, अब साइंस को देखा जाए, साइंस क्या है? तो किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, यानी विज्ञान होता है, साइंस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो विज्ञान जो होता है ये आपका 2 पार्ट में इसको बांट कर अध्ययन किया जाता है। बहुत ही बड़ा विज्ञान एक तरह से पूरा क्रमबद्ध, किसी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान है, उसका अध्ययन करना है। किसी भी वस्तु का अध्ययन करना है, सजीव हो या निर्जीव हो, उसका स्टडी जो करना है, उसके बारे में ज्ञान अर्जन करना ही विज्ञान है। उसका अध्ययन करना है कि ये क्या है, कैसे बना है, ये कैसे काम करता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये सब देखी जाती हैं, सब होता है, इसका अध्ययन विज्ञान में होता है। तो विज्ञान एक बहुत बड़ा ही, एक तरह से एक इसका ब्रॉड क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसकी स्टडी जब करनी होती है, इसका अध्ययन करना होता है, तो इसको 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक भाग होता है निर्जीव विज्ञान, क्या कहा जाता है? निर्जीव विज्ञान। दूसरा होता है सजीव विज्ञान। दूसरा, इसको निर्जीव और सजीव के उसमें बांटते हैं। देखा जाता है कि कौन से निर्जीव वस्तुएं, उनको निर्जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, और सजीव वाले को कहा जाता है लाइफ साइंस कहा जाता है। यानी ये सजीव हों, जो जीवित हैं, जैसे जंतु हैं और पौधे हैं, क्या हैं? सजीव हैं। आगे देखेंगे सजीव निर्जीव में किस तरह से इनका अंतर करते हैं कि कौन से वस्तु सजीव है, कौन सी निर्जीव है। और निर्जीव में जो नॉन लिविंग है, उसमें किसका अध्ययन करते हैं, इसका देखा जाएगा। तो इसको कहते हैं, सजीव वाले को लाइफ साइंस, या इसी का एक और नाम दिया जाता है बायोलॉजी नाम दिया जाता है, या इसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। इसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। तो एक शाखा जो इसकी मेन होती है उसको जीव विज्ञान, और दूसरे को सजीव विज्ञान, या एक सजीव विज्ञान या जीव विज्ञान। दूसरे को ये जो शाखा है ये है निर्जीव विज्ञान। इसमें नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है, यानी इसमें कोई जिंदा वस्तु नहीं होगी, ये नॉन लिविंग होंगे। जो भी हैं सब मुर्दा हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे लकड़ी क्या मतलब, कोई जैसे मान लीजिए पेन है, क्या है? निर्जीव है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें 2 भाग में बांट देते हैं। एक तो कोई वस्तु है, उसमें गति वगैरह ये सब देखा जाएगा। जैसे इसमें फिजिक्स होता है, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, भौतिक का और रसायन का 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो निर्जीव विज्ञान 2 भागों में बढ़ जाता है। निर्जीव विज्ञान 2 भागों में बढ़ जाता है, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, और तीसरा आपका मेन पोर्शन होता है जीव विज्ञान। ये तीनों पोर्शन मिला के आपका एक
सब्जेक्ट बनाया जाता है विज्ञान, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों मिलाकर आप एक विज्ञान की पूरी एक पुस्तक पढ़ते हैं, पूरा एक विषय होता है जिसका आप एग्ज़ाम देते हैं। तो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए हम पूरा एक सेट और पूरा एक सीरीज आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, लेक्चर देंगे, लेक्चर से आपको पूरा ज्ञान अर्जन होगा। तो इसी क्रम में अब देखते हैं कि जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान का पूरा हमें देखना है, बताना है। तो जीव विज्ञान क्या है, कैसे इसका अध्ययन करते हैं, क्या क्या इसमें बातें आती हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से देखा जाएगा। आइए देखते हैं जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान किस शब्द से मिलकर बना है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। पहले जीव विज्ञान के अध्ययन से पहले जानना पड़ेगा कि जीव विज्ञान क्या है, किस चिड़िया का नाम है जीव विज्ञान। क्योंकि जीव विज्ञान विज्ञान की ही एक ब्रांच है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी पे अगर देखा जाए जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। समस्त जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखा जाए तो जीव विज्ञान में ये एक अंग्रेजी की शब्दावली यूज की जाती है जिसको बायोलॉजी कहा जाता है, अर्थात जीव विज्ञान की अंग्रेजी बायोलॉजी होती है। अब ये बायोलॉजी क्या है इसको जानना होगा, फिर बायो हमें पढ़ना होगा। तो बायो और लॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, यानी ये बायो शब्द है, बायो का होता है अर्थ, बायो एक ग्रीक शब्द है, ये बना है बायोस से, और दूसरा है लॉजी, लॉजी बना है लोगोस से, लोगोस से बना है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ अर्थात जीवन, क्या है, लाइफ अर्थात जीवन से है। लोगोस का मतलब है स्टडी, ये है स्टडी या अध्ययन, अध्ययन से है, यानी ये विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है, ये विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत विज्ञान की एक शाखा जो जीव विज्ञान के नाम से जानी जा रही है, जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जा रहा है, अर्थात सभी जीवधारियों के जीवन के बारे में, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, देखा जाता है कि ये क्या है, इनका स्वभाव क्या है, कैसे इनकी बनावट है, उनके पूरे शरीर के और जीवन या की पूरी जो एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसको जीव विज्ञान कहा जाता है, जीव विज्ञान होता है। अब चूँकि जीव की बात आती है, उससे पहले आपने पूर्व की कक्षाओं में सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा होगा कि हम कैसे पहचानते थे सजीव है, कैसे निर्जीव है। तो अब इसी क्रम में देखा जाए कि कुछ जंतु ऐसे थे जो दौड़ते थे, बोलते थे, घूमते थे, उनको देखकर हमने एक अनुभव किया कि ये सजीव हैं, इनमें क्रियाएं हो रही हैं, गतियां हो रही हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई जीव है सो रहा हो, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे सजीव है कि निर्जीव है। तो सो रहा है मतलब वो सांस ले रहा है, मतलब आप देखेंगे जब नज़दीक से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे नहीं ये तो सांस ले रहा, हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तो मतलब ये सांस ले रहा है, श्वसन की क्रिया कर रहा है, उससे आप करेंगे कि ये सजीव है। यानी सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं, सजीव एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, और क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं, इनमें आवाज़ आती है, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, ये सब लक्षण मिलते हैं। अब कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनमें सजीव और निर्जीव के एक तरह से बीच अंतर करना कठिनाई हो जाती है, विवाद की स्थिति आ जाती है, अध्ययन का स्टडी मतलब आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये कौन से हैं, सजीव में हैं कि निर्जीव में हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि सजीव और निर्जीव का हम वो करते हैं। कुछ अब देखा जाए पौधे हैं जो पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, फिर भी उनको सजीव में माना जाता है। सजीव इसलिए माना जाता है कि उनमें क्या होता है, श्वसन होता है, पौधे भी सांस लेते हैं और जीव जो जंतु हैं वो भी सांस लेते हैं, अर्थात दोनों सजीव हैं।
फिर क्या होता है, भोजन करते हैं। हम लोग दूसरे पे निर्भर हैं, मतलब हम लोग क्या हैं, परपोषी हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी हैं। अभी आगे स्वपोषी और परपोषी, विषमपोषी, ये सब बातें देखी जाएंगी। तो अब देखते हैं कि इसमें जीवन का अध्ययन करा जा रहा है। और दूसरा, सजीव और निर्जीव का मेन लक्षण ये था कि ये सब क्रियाएं, भोजन करना, श्वसन करना, उत्सर्जी पदार्थों का स्राव करना, निकालना, ये सब बोलना, प्रजनन करना, ये सब जीवों के लक्षण तो हैं। लेकिन मेन जो होता है जीव और सजीव और निर्जीव में, कि जो सजीव होता है अपने आप को क्या करता है, मेंटेन करता है, अपना अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण शब्द इसमें आता है, अनुरक्षण या मेंटेन करना होता है, और अपना एक तरह से पोषण करता है। ये इसका लक्षण होता है, उसके आधार पर पहचाना जाता है। अब देखते हैं कि ये जो जीव विज्ञान है, तो अब अध्ययन आपको करना है। पूरे जीवों का एक साथ अध्ययन करना कठिन हो जाता है, तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। यानी इसको दो भाग में आपने बांट दिया। एक ब्रांच हो गई, दो भाग या दो ब्रांच हो जाती है। एक ब्रांच जो होती है जिसको कहा जाता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी, इसको कहा जाता है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। ये जो होता है वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत पौधों का और जंतुओं का, यानी जूलॉजी और बॉटनी, दो ब्रांच इसकी बढ़ जाती हैं। इनको दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी जीवों का, जंतुओं का और प्राणियों का अध्ययन किया जा रहा है। और इसमें आपका केवल पौधों का अध्ययन होगा। छोटे बड़े जितने पौधे हैं सभी पौधों का अध्ययन होगा। इससे पहले देखा जाए जीव विज्ञान की एक क्या है, ब्रांच है, वो भी लिविंग है, यानी लाइफ साइंस एक तरह से है। तो लाइफ साइंस है, इसका फादर पूछा जाता है कि इसका पितामह कौन है। तो इसके पितामह यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक या जीव विज्ञान के पप्पा जो हैं अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द लेवार्क और ट्रेवेनियस नामक वैज्ञानिक ने टर्मिनोलॉजी दिया था, शब्द दिया था। और ये अरस्तु जो थे ये पिता कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। दूसरा ये शब्द है जूलॉजी, इसकी ब्रांच है, दो ब्रांच में बांट दिया जाता है। तो इसके भी अरस्तु को माना जाता है। जूलॉजी का पितामह अरस्तु को माना जाता है। बॉटनी का थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी का थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अब इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करेंगे, यानी ये जूलॉजी कहलाता है। और ये बॉटनी, इसमें पेड़ पौधों का, हर्ब्स का यानी झाड़ियों का, पेड़ पौधों का, शाक का, इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये बॉटनी होता है। तो अब इसी क्रम में चलते हैं और आगे आइए देखते हैं कि अब तक तो हमने जाना कि जीव विज्ञान क्या है, इसकी ब्रांचेज क्या है। अब इसमें आपको पढ़ना है एक, जहाँ से आपकी चैप्टर की शुरुआत होती है। जीव विज्ञान का एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है बायो प्रक्रम या बायो प्रोसेसेस है या जैव प्रक्रम है। इसको जानना होगा कि जैव प्रक्रम है क्या। तो आपने देखा कि सजीव और निर्जीव में हम अंतर इसी से कर रहे थे, सजीव और निर्जीव में इसी से अंतर कर रहे थे कि इनमें क्या हो रहा था, अनुरक्षण की क्रिया हो रही थी, मेंटेनेंस हो रहा था और संरक्षित कर रहा था अपने आप को। तो बायो प्रोसेसेस होना है। बायो प्रोसेसेस में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि कोई जीव है, घूम रहा है, बोल रहा है, चल फिर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये सजीव है।
सो रहा है तो आपने देखा कि सांसें ले रहा है, श्वसन क्रिया कर रहा है, मतलब सजीव है। अब जब हम सोते हैं या जीव, कोई भी जीव सोता है तो क्या करता है, वो अंदर, उसके अंदर मेंटेनेंस चलता रहता है, मरम्मत होती रहती है, जैविक क्रियाएं होती हैं। उन जैविक क्रियाओं को देखा जाता है, उन जैविक क्रियाओं को, या बायो प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम एक तरह से क्रिया होती है, अपने आप को मेंटेन करता है अंदर से मेंटेन करना। अभी जीव जो होते हैं क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, नहीं मेंटेन करना ही जैव प्रक्रम कहलाता है। और ये मेंटेनेंस या जैव प्रक्रम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। निरंतर का मतलब लगातार, आप सो रहे हों, जाग रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, बोल रहे हैं, ये जो बायो प्रोसेस है ऑटोमेटिक चलता रहता है। अगर बायो प्रोसेस रुक गया मतलब आदमी का लाइफ समाप्त हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसकी मरम्मत नहीं होगी और शरीर धीरे धीरे, सेल जो होंगी डैमेज होने लगती हैं। तो बायो प्रोसेसेस आता है, बायो प्रोसेसेस में सभी क्रियाओं को पढ़ना होता है, बायो प्रोसेसेस में क्रियाओं को पढ़ना होता है। तो उससे पहले उन तंत्रों को और प्रोसेसेस को पढ़ने से पहले आपको देखना होगा कि इसमें इसका मेन एक आधार होता है, सेल, इसको कहा जाता है सेल। जो ये मेंटेनेंस या प्रोसेस की क्रिया होती हैं, अंगों में होती हैं, ऊतक में होती हैं, सेल्स में होती हैं। तो आपको सेल पहले जानना होगा, फिर टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक, फिर ऑर्गन, ऑर्गन्स यानी अंग के बारे में, फिर सिस्टम, सिस्टम यानी तंत्र, फिर बॉडी आ जाता है, बॉडी, बॉडी जो होता है यानी शरीर, किसी भी जीव का शरीर। ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, इसको जानना होगा। तो सेल जो होता है, ये जो कोई भी जीव है या ह्यूमन है, चूँकि कक्षा 10 में ह्यूमन पढ़ना है, तो ह्यूमन का एक तरह से ह्यूमन बॉडी का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, अर्थात ये सबसे छोटी इकाई है। क्या है, सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, अंग नहीं है, यूनिट है यानी इकाई है। सबसे छोटी इकाई आपकी सेल है। इसी सेल का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस नहीं होगा, अपने आप निरंतर ऑटोमेटिक होता रहता है और ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। टूट फूट की क्रियाएं जो होती हैं उनकी मरम्मत होती है और सभी क्रियाएं जैविक चलती रहती हैं। तो सबसे छोटी इकाई आपकी है कोशिका। फिर आता है समान प्रकार की कोशिकाएं। समान प्रकार की कोशिकाएं जब मिलती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, एक समूह बनाती हैं, तो ऊतक बनता है और इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है और सेल का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। और समान प्रकार के ऊतक मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसको अंग कहा जाता है, ऑर्गन कहा जाता है। यानी जो अंग होते हैं शरीर में, ढेर सारे अंग, जैसे आपने सुना होगा कान, नाक, हाथ, पैर, ऐसे सब अंग हैं। और ये अंग, ये जब कई अंग मिलकर एक विशेष काम करने लगते हैं तो एक तंत्र बनाते हैं जिसको इंग्लिश में सिस्टम कहा जाता है। यानी ये सिस्टम मिलकर किसी एक काम को, यानी कई अंग मिलकर जब किसी एक काम को करते हैं तो उनको सिस्टम कहा जाता है, यानी तंत्र कहा जाता है, यानी ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें सभी सिस्टम को बारी बारी से देखना है। उसके बाद एक कई सिस्टम मिलते हैं, ये सिस्टम मिलकर एक पूरा बॉडी बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म का या जीव का ये पूरा शरीर बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो ये इसका मेन आधार है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या होता है कि बायो प्रक्रम या बायो प्रोसेसेस के अंतर्गत, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सब जैविक क्रियाएं होती हैं, भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, ये सब शरीर के अंदर ढेर सारी। अब इसी क्रम में देखते हैं कि जो बायो प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवधारियों में ये कुछ क्रियाएं हो रही हैं, जैसे श्वसन हो रहा है, पोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो बायो प्रोसेस के अंतर्गत सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं या मेटाबॉलिक के तहत एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक सभी क्रियाएं होती हैं। अर्थात सभी जीवों में एक क्षमता होती है, वो जैसे श्वसन करने की, श्वसन तंत्र होता है, सांस लेते हैं, पौधे हों
या जंतु हो सांस लेते हैं तो उसका अध्ययन श्वसन तंत्र में किया जाता है। इनको भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो पोषण या न्यूट्रिशन में पाचन और भोजन हम क्या करते हैं, तो भोजन के आधार पे, पोषण न्यूट्रिशन के आधार पे देखा जाएगा कि इनको अंतर किया जाता है पौधों में और जंतुओं में या मनुष्यों में। ह्यूमन बॉडी जो होती है ये क्या क्या क्रिया कर रही है। कक्षा 10 में आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में मैक्सिमम पढ़ना है और प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, वही परीक्षाओं में आना है। तो उसको ध्यान से देखना है कि मनुष्य तो ये सब क्रियाएं कर रहा है, क्योंकि भोजन ये पौधों से प्राप्त कर रहा है। पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको स्वपोषी कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो पौधों में ऐसा क्या होता है जिससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और मनुष्यों में ऐसा क्या नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है जिसके कारण वो पौधों पर आश्रित है, इसका अध्ययन करना है आगे। इससे पहले देखा जाना इसमें है कि कोई भी जीव है उसमें तो आइए देखते हैं इसी क्रम में जो स्वपोषी पोषण जो है, स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये पेड़ पौधे करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें एक तरह से पत्तियां होती हैं और बिना पत्ती का कोई पेड़ तो होता नहीं है। तो पत्ती जो होती है, इस पत्ती से देखा जाता है इस तरह से, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है और सेक्शन काट कर माइक्रोस्कोप से स्टडी इसकी की जाती है। उसका स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करने के बाद कुछ इस तरह से फिगर आपको दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखा जाता है कि एक बाहरी परत होती है, उसके बाद एक ऊपरी परत इसकी है, हमने कलर दिखा दिया है। इसके ऊपर एक मोटी क्यूटिकल होती है, एक मोटी क्यूटिकल की संरचना होती है, और उसके नीचे ऐसे स्तंभाकार एक क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना होती है। हरे रंग का एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है। क्लोरोफिल है, इसी में भरा हुआ होता है, माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देता है। और इसमें बीच में ऐसे खाली स्थान होता है, खाली स्थान है, बीच में खाली स्थान है। इसी खाली स्थान में गैसें होती हैं, उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। और इन गैसों के जाने के लिए अधिकतर पौधों की पत्तियों में नीचे यहाँ पे द्वार कोशा होती है या गार्ड सेल होती है। क्या होती है, गार्ड सेल होती है। ये गार्ड सेल होती है यहाँ पर, या स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटल पोर होते हैं। यहाँ पर, यहाँ से अंदर गैसें जाती हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है स्टोमेटा, ये निचली सतह पे है। कुछ पौधों के ऊपर यानी ऊपरी सतह पे भी यहाँ ऐसे स्टोमेटा होते हैं, ऐसे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों से गैसें जाती हैं और ये पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, उसमें स्टोमेटा का काम क्या होता है, तो देखते हैं कि स्टोमेटा क्या है, ये कैसे खुलता और बंद होता है, ये कैसे खुलता और बंद होता है, फिर समझते हैं। आइए अब देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश करता क्या है, जब प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर एक स्टोमेटा या रंध्र थे, वो खुल जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये खुल जाते हैं। अब मैंने एक स्टोमेटा को बड़ा कर दिया है जिसमें स्टोमेटा ओपन टाइप का है, यानी खुला हुआ है। यहाँ पर एक खुला हुआ स्टोमेटा है, यानी स्टोमेटा को ही रंध्र छिद्र भी कहा जाता है। स्टोमेटा को ही रंध्र छिद्र कहा जाता है। तो ये हालांकि ये जो है स्टोमेटा है और ये खुला हुआ है। जब खुला हुआ होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और इसी से ही CO2 भी अंदर जाता है। यानी यहाँ पे हमने दिखाया था खाली स्थान था, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। और दूसरा क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। इसमें क्लोज टाइप का दिखाया है हमने या बंद दिखाया है, क्लोज या बंद प्रकार का दिखा दिया हमने। तो ये स्टोमेटा हो गए।
और इसमें एक तरह से हरित लवक होते हैं, इस तरह से भरे हुए होते हैं। ये इसमें क्लोरोफिल है, एक रंगा पदार्थ है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, यानी पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ऐसे ही ज़ैंथोफिल एक पिगमेंट होता है, ऑरेंज कलर है, रंग बिरंगी पत्तियां देखते होंगे, तो अलग अलग होते हैं लेकिन मेनली क्लोरोफिल है, तो ये है। और एक गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल जो होती हैं इनमें एक तरह से टेंशन काम करता है, एक तनाव होता है, उसके कारण से खुलते और बंद होती हैं। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टाइप के एक तरह से प्लांट्स कहे जाते हैं। तो यानी पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये भोजन बनाते कैसे? प्रकाश मिल गया, CO2 मिल गई, और जो चीज़ें हैं पानी वगैरह कहाँ से मिलेगा उसको आगे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो कैसे रही है। तो हमने बताया कि पत्तियों में जो हरे रंग की पत्तियां हैं इनमें क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता है, और यानी हरे रंग की ये पत्ती हमने बना दिया है। तो पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, और हमने बताया कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है स्टोमेटा द्वारा। जब स्टोमेटा या रंध्र जो थे उसके छिद्र जो थे खुल जा रहे थे, कब खुल रहे थे? जब प्रकाश पड़ रहा था। किस पर पड़ रहा था? पत्तियों पर पड़ रहा था। पत्तियों पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ा, स्टोमेटा खुला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई। अब चूँकि आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि स्टोमेटा बंद हो जाते होंगे रात में, तो स्टोमेटा कभी पूरी तरह से बंद नहीं होते। स्टोमेटा पूरी तरह से नहीं बंद होते हैं, मतलब थोड़ा सा खुले रहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई और जड़ों द्वारा ये जल पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है? जड़ों से अवशोषित होकर जाइलम के द्वारा, जड़ों से अवशोषित होकर जाइलम द्वारा ये पहुंचता है पत्तियों तक, यानी पत्ती में पानी पहुंचा और ये सूर्य का प्रकाश पहुंचा, सनलाइट पहुंची, यानी ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आपका ये वाटर पहुंच गया जाइलम के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची रंध्रों के माध्यम से या स्टोमेटा के माध्यम से, और यहाँ पर रिएक्शन हुआ, यानी पत्तियों में क्लोरोफिल पहले से मौजूद है। तो इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यहाँ पर जो एक तरह से प्रकाश ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रही है। प्रकाश ऊर्जा किस में बदल रही है? रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, और यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन मुक्त होती है और जल बनता है। ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है? तो ऑक्सीजन, CO2। तो CO2 को एब्जॉर्ब पौधे करते हैं, यानी अवशोषित करते हैं। और यानी प्रकाश संश्लेषण में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पौधे केवल CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, CO2 भी लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में भी छोड़ रहे हैं, और श्वसन क्रिया में CO2 छोड़ते हैं, और आपका ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही अंतर होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज जो होता है स्टार्च या मंड के रूप में, ये स्टार्च या इसी को मंड कहा जाता है, ये मंड के रूप में स्टोर रहती है, और ये विभिन्न रूपों में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। फलों के रूप में, फूलों के रूप में ये कन्वर्ट होती रहती है। ऐसे ही देखा जाए तो अब देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये मंड स्टोर हो जाता है, और इसी को
हम लोग या जो जीवधारी या जीवधारियों में जो जंतु होते हैं जो परपोषी होते हैं, वही फल फूल और पत्ती के रूप में इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा चीज़, कुछ प्रोटीन का पार्ट होता है। प्रोटीन होता है जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है, वातावरण में उपस्थित होता है, जिसकी सहायता से प्रोटीन वगैरह बनता है। तो ये जो फल और पत्ती फूल ये सब होते हैं, इनको मनुष्य वो करता है, यानी ये सब मंड के रूप में स्टोर रहता है। और इस तरह से देखा जाए तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो दिन में नहीं करते हैं, रात्रि के समय करते हैं। जैसे नागफनी। नागफनी जो होता है ये रात के समय करता है, यानी इनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। कुछ मरुद्भिद कहते हैं, इनको कहा जाता है मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहा जाता है। यानी ये डिजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है। तो पानी की मात्रा को बचाने के लिए, एक तरह से जल हानि को रोकने के लिए रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये दिन में लाइट का जो फोटो, एक तरह से फोटान के रूप में लाइट पड़ती है, इसको एब्जॉर्ब कर रहे रहते हैं, और रात के समय क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इनको जीरोफाइट्स या मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। तो ये रहा आपका बायो प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम में कि जैविक प्रक्रियाएं कैसी चलती हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका पौधों में स्वपोषण, पौधे में पोषण कैसे हो रहा है, पौधे अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इनमें है। अब ऐसे देखते हैं कि जंतुओं में, जंतु परपोषी हैं और कुछ ऐसे जीव हैं जिनको विषमपोषी कहा जाता है। ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं, वो इसी क्रम में पार्ट टू में देखेंगे कि जंतु अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है या नहीं बनाते हैं। तो चूँकि जंतु अपना भोजन नहीं बनाते हैं, परपोषी होते हैं, और परपोषी होते हैं तो कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, इनकी पूर्ति कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होती है, इसी क्रम में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने क्लास 10 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले आपके मित्र हों, उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि पूरा सीरीज एक चैप्टर यूनिट वाइज आपका NCERT के पैटर्न पर पूरा वीडियो आपके लिए पड़ेगी। घर बैठकर आप विधिवत पढ़ाई करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। और एक फिर से निवेदन होगा कि अपने मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके भी बताएं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करें और अपने मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।